हाय स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D। आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, यानी कि 3 डायमेंशन में अगर आपको किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन, यानी इसका मतलब क्या हो कि इसमें 3 कंपोनेंट रहेंगे, एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा और जेड भी रहेगा। तीनों कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, एक्स वाई और जेड। मान लिया कि पहले एक काम करता हूँ, एक हम क्यूब ड्रॉ करते हैं। मान लो ये क्यूब है। एक मिनट। ये क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। और ये क्यूब हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये वाला जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। ठीक है। अब अगर हम एक वेक्टर को ले लेते हैं जो कि 3D में प्लेस है। मान लिया कि एक वेक्टर जो है वो इस और इस डायगोनल के बीच में है। ठीक है। ये कोई वेक्टर है। मान लिया कि ये पॉइंट जो है ये O है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया कि A है। इसको मैं मान लेता हूं B है, और इसको मैं मान लेता हूं E है, और इसको मैं मान लेता हूँ C है, और इसको मैं मान लेता हूँ D। यानी कि ये पॉइंट को हमने D माना है, इस पॉइंट को E माना है, इस पॉइंट को B माना है, और इसको मैंने C माना है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो भाई इसका वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, OB वेक्टर का। OC वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और OA वेक्टर का डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अब इसमें है क्या ना, इसमें मेन आपका जो वेक्टर है वो OA वेक्टर है। OA वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है। अच्छा, अगर एक वेक्टर हम ऐसा बनाएं, मान लो O से E को मिलाने वाला, ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा आपका OE वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम ट्रेंगल देखें ओ ई ए, ट्रेंगल ओ ई में, ओ ई ए में अगर आप ट्रेंगल ओ ए इक्वल टू लिखो तो ओ ए इक्वल टू क्या आएगा, ओ ए इक्वल टू क्या होगा भाई, ओ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। होगा कि नहीं होगा, ये होगा। हमने क्या किया, ओ ए वेक्टर इक्वल टू लिखा, तो ये हो जाएगा ओ ई वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। किसी भी ट्रेंगल में जब आप वेक्टर का अलजेब्रिक सम करते हो तो वो क्या आता है, इक्वल टू 0 आता है। तो वहीं से आपका ये आएगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्लोज लूप में कैसे हम वेक्टर निकालेंगे। अब अगर हम यहाँ पे, भाई अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो ओ ए इक्वल टू ओ ई प्लस ई ए आया है। ऐसे ही अगर मान लो लिखे हम ओ ई वेक्टर, ओ ई वेक्टर क्या है, ओ ई वेक्टर आपका ये है। भाई अगर ये ओ ई है और ये वाला अगर आपका ओ डी वेक्टर है, तो ये अगर ओ डी है, ये इसके क्या दिख रहा है, पैरेलल। यानी कि अगर ये ओ डी है तो इसको भी हम ओ डी मान सकते हैं, है ना। अगर हम सिंपल यहाँ पे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ ई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर। ये कौन सा है, एक मिनट, ये आपका ट्रेंगल हम अप्लाई कर रहे हैं। ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा ओ बी ई। ट्रेंगल ओ बी ई में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ओ ई वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो बी जो होगा ना, बी वेक्टर जो होगा वो ओडी वेक्टर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन, अगर आप बात करें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल।
तो पैरेललोग्राम मेथड से अगर हम लगाएं तो क्या होगा, ओडी जो होगा वो बी के बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा ओई वेक्टर इक्वल टू ओबी वेक्टर प्लस हो जाएगा ओडी वेक्टर। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर हम सॉल्व करें तो OE की वैल्यू क्या करो, 2 से 1 में रख दो। तो यहां पे आपको मिल जाएगा OA वेक्टर इक्वल टू, OE की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस EA वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, EA वेक्टर कौन सा है? EA वेक्टर जो है, ये वाली जो लाइन है ये EA वेक्टर है। अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखो तो EA वेक्टर जो होगा ना, ये वाला OC के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब EA की जगह पे हम OC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा OA वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर प्लस OD वेक्टर और EA के पैरेलल है OC वेक्टर, तो यहाँ पे OC वेक्टर लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे OA इक्वल टू सारी चीजें लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आपका क्यूब है, अब क्यूब में भाई क्या होगा, क्यूब में आपको पता है कि इसका साइड क्या होगा, सेम होगा। यानी ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसमें देखा जाए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं। अगर ओ ए वेक्टर इक्वल टू लिखें तो हमने क्या लिखा, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। भाई यहाँ पे देखा जाए तो ओ ए वेक्टर जो, सॉरी ओ बी वेक्टर जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, वो आपका है एक्स डायरेक्शन में। अगर मान लें कि ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओ बी वेक्टर क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई वेक्टर। ऐसे ही ओ डी वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा ए जेड के कैप, होगा कि नहीं होगा। ए एक्स ए वाई और ए जेड हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को अगर आप पुट करो इसमें, जब आप इसमें पुट करोगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा ओ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा। ओ बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप आ जाएगा। और ओ सी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप हो जाएगा। और ओ डी की जगह पे ए जेड के कैप आ जाएगा। यानी कि ये आपको फाइनल ए वेक्टर मिल जाएगा। बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साइड जो हमने है ना ए लिया था, लेकिन यहाँ पे साइड आप ए मत लो, क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने ये किया है, हमने इसको ए मान लिया है। तो आप इसको कोई दूसरा मान लो ये बी मान लो, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ऐसा मान लो। ठीक है, बेसिकली हमने ओ ए वेक्टर को ए मान लिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो चेंज कर देना। तो ए वेक्टर इक्वल टू आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आ गया। तो यहां से आपको ये फाइनल ए वेक्टर निकल आया। ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर। यानी अगर आप इस फिगर में देखो तो ये आपका जो था ना, ये वाला वेक्टर ओ ए वेक्टर था। तो ओ ए वेक्टर का हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड में इसको रिजॉल्व कर दिए, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया है। अब अगर हम इसके, ये तो क्या था, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका हम क्या लेंगे, इसका लेंगे मॉड। जब इसका आप मॉड लोगे तो क्या आएगा भाई, इसका मॉड क्या आएगा, इसका मॉड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि कोई वेक्टर अगर 3 डायमेंशनल है, जिसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है, तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होगा। अब अगर हम इसी ए वेक्टर का मान लो डायरेक्शनल कोसाइन निकालें, भाई अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे,
जब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा z। ये y, ये x और ये हो गया z। अब कोई वेक्टर आपने लिया था, जो वेक्टर आपने लिया था कुछ इस तरीके से था, राइट। अब अगर हम मान लें कि जो ये वेक्टर आपने लिया है ना, इस वेक्टर का एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल हमने मान लिया है ये बीटा है, ठीक है। और जेड एक्सिस के साथ अगर हम एंगल लें तो इसको मैंने मान लिया है कि चलो जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो है गामा, यानी कि क्योंकि 3D होगा ना, ये आप भले ही दिख रहा है कि एक्स और वाई प्लेन में, लेकिन एक्स और वाई प्लेन में नहीं, वो डायगोनली है बेसिकली। ये वाला अगर हम बात करें जो हमने ये फिगर देखा था, इसी को भी मैंने बनाया। यहाँ पे जो ये ओ ए वेक्टर है, ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका है अल्फा और ये है बीटा, और ये एंगल जो है ना, इसके साथ ये वाला जो एंगल है ये वाला आपका है गामा। अब ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, बात देखिए, ठीक है। तो ये गामा है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पे बनाया। अब इसको भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेंज करके उसी फॉर्म में बना दो। तो यहाँ पे गामा जो है बेसिकली ये है, गामा आपका ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर ये, ऐसा कुछ है, तो ये इनके बीच का एंगल जो है ये है गामा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ जो है वो गामा है, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है डायरेक्शनल कोसाइन। डायरेक्शनल कोसाइन क्या होगा देखते हैं। डायरेक्शनल कोसाइन अगर निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, डायरेक्शनल कोसाइन में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें बेसिकली क्या करना है आपको, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। भाई आपने क्या किया, आपने इस वेक्टर को माना है ए वेक्टर, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इधर आपका आएगा ए कॉस अल्फा, और ए कॉस अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाले कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ए कॉस अल्फा इक्वल टू हम ए एक्स लिख सकते हैं, या कॉस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बाई ए कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। ऐसे ही अगर हम ए का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें तो भाई वाई, ये वाला जो ए वेक्टर है वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, इधर आएगा ए कॉस बीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई के बराबर, यानी कि ए कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वाई, यानी यहां से कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा ए वाई बाई ए। तो एक आपका ये आ गया, एक आपका ये आ गया, यानी कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा हमें पता चल गया। ऐसे ही अगर हम ए का जेड डायरेक्शन में निकालें तो भाई ए जो है जेड एक्सिस पे कितने एंगल बना रहा है, गामा बना रहा है, तो इसका मतलब इधर कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा ए कॉस गामा, और ये हो जाएगा ए जेड के बराबर। तो यहाँ पे मिल जाएगा ए कॉस गामा इक्वल टू ए जेड, तो यहाँ से कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा ए जेड बाई ए। तो यहाँ से आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा मिल गया। अब इसको मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये आपका 4 है और ये है 5, ये इक्वेशन नंबर 5। अब हम एक काम करें, अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दें, सॉरी 1 2 3 कह रहा हूँ बेसिकली, एक मिनट, 3 4 5 है ना, तो आप क्या करो, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, इधर तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या है, सब में ए कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या है, हमने अभी निकाला था कि ए इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से ए स्क्वायर जो होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जब ए एक्स स्क्वायर ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ को आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होगा 1। ये हो जाएगा डायरेक्शनल कोसाइन का सारे का रिलेशन, यानी कि अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में कॉस का रिलेशन जो होगा वो इक्वल टू 1 के बराबर होगा। अब भाई आपने एक चीज और भी पढ़ रखा है कि अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहो इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या है 1, तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, इस 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा सारा नेगेटिव में उधर ले जाओ तो ये आपको मिल जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो इसको ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनल रिलेशन साइन के फॉर्म में। तो अब ये दोनों आप याद रखना, साइन कॉस के फॉर्म में वो होगा, साइन के फॉर्म में ये होगा। तो ये हो गया आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। अगर कोई भी वेक्टर 3D में है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे और कैसे उसका डायरेक्शनल कोसाइन आएगा, कैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में रिलेशन मिलेगा या साइन अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।